हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक जो डील करता है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। मीन्स उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें गवाही के लिए बुलाया नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 और सेक्शन 33, ये दोनों जो सेक्शन हैं ये इस टॉपिक से डील करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है और हियर से एविडेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि सपोज बी ने सी का मर्डर किया, ठीक है, और बी को सी का मर्डर करते हुए सपोज ए ने मीन्स ए ने देखा कि बी ने कैसे सी को मारा, ठीक है। तो अगर ए जो है बी के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर अगर गवाही देता है कि मैंने देखा है कि बी ने सी को कैसे मारा, तो ए का जो एविडेंस होगा वो डायरेक्ट एविडेंस होगा। अगर ए कोर्ट में जाकर खुद गवाही देता है कि मैंने देखा है कि बी ने कैसे सी को मारा, बी ने सी का मर्डर किया और वो मर्डर होते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है, अगर ऐसा स्टेटमेंट ए जाके कोर्ट में करता है बी के अगेंस्ट, तो ए के एविडेंस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन सपोज ए ने वो सारी बातें डी को बताई जो ए ने देखा था कि बी ने सी को कैसे मारा, और डी कोर्ट में जाके गवाही देता है बी के अगेंस्ट कि ए ने मुझे बताया है कि बी ने कैसे सी को मारा, बी ने कैसे सी का मर्डर किया। अगर ऐसा स्टेटमेंट डी कोर्ट में जाके करता है तो डी का जो एविडेंस होगा वो हियर से एविडेंस होगा, ठीक है। इसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हियर से एविडेंस, क्योंकि डी ने कुछ होते हुए नहीं देखा। डी ने अपनी आंखों से बी को सी का मर्डर करते हुए नहीं देखा, डी को ए ने बताया, डी ने ए से सुना, डी ने ए से सुना कि बी ने सी को मारा, डी ने खुद कुछ नहीं देखा है, तो डी ने ए से सुना, इसलिए इसका एविडेंस जो होगा वो हियर से होगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी इंसिडेंस को देखता है और वह उसके बारे में कोर्ट में जाके गवाही देता है तो उसके एविडेंस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एविडेंस। और अगर वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता लेकिन वह व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताता है जो उसने देखा था, और वो थर्ड पर्सन अगर कोर्ट में जाके गवाही देता है तो वो जो एविडेंस होगा वो हियर से एविडेंस होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एविडेंस का ये जनरल रूल है कि अगर कोई व्यक्ति ओरल एविडेंस देता है तो वो जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। मीन्स वह व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने के लिए स्वयं मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस फैक्ट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज रहता है जिस फैक्ट को कोर्ट में साबित किया जाना है। फ्रेंड्स, अगर हम सेकेंड हैंड या फिर हियर से एविडेंस की बात करें तो हियर से एविडेंस को एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। मीन्स हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, मतलब हियर से एविडेंस को कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, हियर से एविडेंस को एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किए जाने के 3 कारण हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला कारण है कि दैट इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड ऑन ओथ। मीन्स जो हियर से एविडेंस होता है वो शपथ पे नहीं होता, ठीक है। तो हियर से एविडेंस जो है वो ओथ पे नहीं होता, इसलिए उसको एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। मीन्स इसीलिए उसको एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। दूसरा कारण क्या है कि दैट द पार्टी अगेंस्ट whom the evidence is given has no opportunity to cross examine him। मीन्स जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एविडेंस दिया गया है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एविडेंस दिया था उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह व्यक्ति जिसको उस फैक्ट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज था वह व्यक्ति कोर्ट के सामने ही नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट वो एविडेंस दिया गया है, उस व्यक्ति को जिसने वो एविडेंस दिया था, मीन्स जिस व्यक्ति को फर्स्ट हैंड नॉलेज था, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला, और इसलिए भी हियर से एविडेंस को एविडेंसरी वैल्यू नहीं आती, इसीलिए हियर से एविडेंस को एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है कि दैट पर्सन पुटिंग द फैक्ट बिफोर द कोर्ट इज इम्यून फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेनल्टीज ऑफ फॉल्सहुड। मीन्स जो व्यक्ति उस फैक्ट को कोर्ट के सामने पुटअप करता है वह व्यक्ति, अगर वो फैक्ट झूठा निकला तो उस फैक्ट को झूठे होने पे जो पेनल्टी होती है उससे वो अबाधित रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोर्ट के सामने आता ही नहीं है। इसलिए भी हियर से एविडेंस को एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। तो इन 3 कारणों की वजह से हियर से एविडेंस को एविडेंस की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 32 और सेक्शन 33 है, ये दोनों जो सेक्शन हैं ये
लॉ ऑफ एविडेंस का जो जनरल रूल है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, इस जनरल रूल के ये दोनों जो सेक्शन है ये एक्सेप्शंस हैं। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 और सेक्शन 33 के अनुसार हियर से एविडेंस भी एडमिसिबल है। फ्रेंड्स, सेक्शन 32 जो है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि जिस व्यक्ति के पास किसी फैक्ट का फर्स्ट हैंड नॉलेज है, अगर वह व्यक्ति किसी कारण की वजह से, चाहे मृत्यु हो और चाहे किसी दूसरी डिसेबिलिटी की वजह से, अगर वह व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने के लिए आने से असमर्थ है, तो उस व्यक्ति का नॉलेज किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोर्ट को कम्युनिकेट अथवा ट्रांसमिट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एविडेंस का जो जनरल रूल है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 32 और सेक्शन 33 है वो एक्सेप्शन है। तो इसके दो कारण हैं। पहला जो है वो नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, मतलब जिस व्यक्ति के पास उस फैक्ट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वह व्यक्ति किसी कारण की वजह से, चाहे उसकी डेथ हो गई हो या फिर और किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज कोर्ट तक कम्युनिकेट होना चाहिए, उसका जो नॉलेज है कोर्ट को ट्रांसमिट होना चाहिए। ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है। इसलिए भले ही ये जनरल रूल है लॉ ऑफ एविडेंस का कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 की वजह से हियर से एविडेंस को भी एविडेंसरी वैल्यू आती है नेसेसिटी की वजह से, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विच रेंडर द एविडेंस मोस्ट ट्रस्टवर्दी देन हियर से एविडेंस, मीन्स ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो उस एविडेंस को हियर से एविडेंस की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। तो इन दोनों कारणों की वजह से हियर से एविडेंस को जो है वो एविडेंसरी वैल्यू आती है। मीन्स हियर से एविडेंस भी इन दो परिस्थितियों के कारण इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के तहत एडमिसिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और देखते हैं सेक्शन 32 में क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 32 की मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रिलेवेंट, मीन्स वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य के बारे में किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या फिर मिल नहीं सकता इत्यादि। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मर गया हो या फिर मिल नहीं सकता, रिलेवेंट फैक्ट के बारे में किया गया कथन रिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सेक्शन 32 में क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expenses which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following cases। सुसंगत तथ्यों के बारे में मीन्स रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में लिखित या फिर मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या फिर मिल नहीं सकता या फिर जो गवाही देने के लिए असमर्थ हो गया है या फिर जिसकी कोर्ट में हाजिरी इतने विलंब या फिर खर्चे के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती जितना उस मामले की परिस्थिति में न्यायालय को अनुचित प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं वो सुसंगत है। मतलब अगर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई कथन किए जाते हैं तो वे कथन चाहे रिटन हो या फिर वर्बल हो, मीन्स चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक हो, अगर वे कथन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया हो या फिर मिल नहीं सकता हो या फिर जो कोर्ट में आके गवाही देने के लिए असमर्थ हो या फिर जिसकी हाजिरी कोर्ट में इतने देर से या फिर इतने खर्चे से हो जितनी कोर्ट को उस मामले की परिस्थिति देखते हुए अनुचित लगे, तो ऐसे कथन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में दी हुई 8 परिस्थितियों में सुसंगत होंगे। मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जो मर गया हो या फिर जो मिल नहीं रहा हो या फिर जो कोर्ट में आके गवाही देने में असमर्थ हो या फिर जिसको कोर्ट में गवाही के लिए लाने में बहुत टाइम लगने वाला हो या फिर बहुत खर्च लगने वाला हो, जो उस मैटर को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगता हो, तो ऐसे कथन ऐसे स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में दी हुई इन 8 परिस्थितियों के अनुसार अपने आप सुसंगत हो जाएंगे। तो देखते हैं ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली परिस्थिति क्या है कि व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, मीन्स जब वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो। सो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केसेस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम इनटू क्वेश्चन, मीन्स जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी
मृत्यु के कारण के बारे में या फिर उस संव्यवहार के किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिन मामलों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, ऐसे कथन सुसंगत होंगे, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उसे किया है उस समय जब वे कथन किए गए थे मृत्यु की आशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो जिसमें उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है। मतलब जब वो कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसके मृत्यु के कारण के बारे में किया गया हो या फिर उस संव्यवहार मीन्स ट्रांजेक्शन की परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, तब उन केसेस में, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण जो है वो प्रसंगत हो, मीन्स उस व्यक्ति के मृत्यु के कारण पे कोई प्रश्न निर्माण हुआ हो, तो ऐसे केसेस में वे स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझते हैं। तो देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाई बी, स्टेटमेंट्स मेड बाई ए एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ आर रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स प्रश्न क्या है कि क्या ए का मर्डर बी ने किया है। तो इस केस में ए का जो स्टेटमेंट है, ए ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मर्डर के बारे में कि किसने उसको मारा है या फिर कौन सी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, तो ए का जो स्टेटमेंट है होगा वो रिलेवेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और इट इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स अगर वह कथन कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं उसमें क्या दिया गया है कि when the statement was made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in book kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities of property of any kind or of a document used in commerce written or signed by him or of the date of a letter or the document usually dated written or signed by him। सो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः तब जब वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वाह में रखी जाने वाली पुस्तक में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में हो, अथवा उसके द्वारा धन, माल या प्रतिभूतियों या किसी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति हो, अथवा वाणिज्य के उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में हो, अथवा किसी पत्र या फिर दस्तावेज की तारीख के रूप में हो जो कि उसके द्वारा प्रायः लिखित, दिनांकित या हस्ताक्षरित की जाती थी। मतलब जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा उसके ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया था, विशेषतः तब जब वह उसके द्वारा उसके बिजनेस के दौरान या फिर उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान मेंटेन की गई किसी पुस्तक की एंट्री हो जो उसने खुद से की हो उस बुक में, या फिर उस बुक में लिखा हुआ कोई मेमोरेंडम हो जो उसने खुद से लिखा हो, या फिर उसने किसी से कोई धन प्राप्त किया या कोई माल प्राप्त किया या फिर कोई सिक्योरिटी ली किसी से, या फिर कोई दूसरी प्रकार की संपत्ति प्राप्त की और उस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद या फिर उस धन को रिसीव करने के बाद या फिर वो गुड्स को रिसीव करने के बाद या फिर सिक्योरिटी लेने के बाद जो उसने लिख करके या फिर साइन करके एक्नॉलेजमेंट दिया, उस एक्नॉलेजमेंट के रूप में हो, या फिर कॉमर्स के उपयोग में आने वाले कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो उसके द्वारा लिखे गए हों या फिर हस्ताक्षरित किए गए हों, अथवा किसी पत्र या फिर दस्तावेज की डेट हो, मीन्स उसकी तारीख हो जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित और हस्ताक्षरित की जाती थी। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझते हैं। तो इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज एज टू डेट ऑफ एज बर्थ। तो क्या दिया गया है इस इलस्ट्रेशन में कि ए के डेट ऑफ बर्थ के बारे में प्रश्न निर्माण होता है, ए के बर्थ की डेट के बारे में प्रश्न निर्माण होता है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है कि एन एंट्री इन द डायरी ऑफ डिसीज सर्जन रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस stating that on a given day he attended A's mother and delivered her of a son is relevant fact। तो एक मृत डॉक्टर जो कि सर्जन था, उसकी डायरी जो वो उसके कारोबार के मामूली अनुक्रम में रोज मेंटेन करता था, तो उस डायरी में ऐसा स्टेटमेंट था कि अमुक डेट को उसने ए की माँ को अटेंड किया और पुत्र का प्रसव कराया। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मीन्स अगर वह कथन उस कथन के करने वाले के हित के विरुद्ध हो। सो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें आएगा दिया गया है कि when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it or when
इफ़ ट्रू इट वुड एक्सपोज हिम और वुड हैव एक्सपोज्ड हिम टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और टू अ सूट फॉर डैमेजेस। मीन्स जब वह कथन उस कथन के करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या फिर सांपत्तिक हित के विरुद्ध हो, या फिर जब वह कथन अगर सत्य हो तो उसके कारण उस व्यक्ति पर दांडिक अभियोजन या फिर नुकसान भरपाई का वाद लाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता था। मीन्स जिस व्यक्ति ने कथन किया है अगर वह कथन उस व्यक्ति के पिक्यूनरी मीन्स धन संबंधी या फिर संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधी जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट हो, और अगर वह कथन सत्य हो तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस दाखिल किया जा सकता है या फिर दाखिल किया जा सकता था, या फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट नुकसान भरपाई के लिए कोई सूट दाखिल किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझते हैं। तो देखते हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वॉज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड, और आगे क्या दिया गया है कि अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट एंड हेल्ड इट एट एज ऑर्डर इज अ रिलेवेंट फैक्ट। प्रश्न यह है कि क्या ए को किसी लैंड का जो है वो रेंट मिला था या नहीं। ठीक है, और इस इलस्ट्रेशन में आगे क्या दिया गया है कि ए का जो मृत एजेंट था, मीन्स ए का एक एजेंट था जो कि मर चुका है, उसने ए को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उसने ऐसा मेंशन किया है कि उसने ए की तरफ से उस ज़मीन का रेंट जो है वो स्वीकार किया है, और वह रेंट उसने जो है ए के ऑर्डर के अनुसार अपने पास रखा है। यह जो फैक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और गिव्स ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। मीन्स अगर वह कथन लोकहित या रूढ़ के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता हो। फ्रेंड्स, में आगे क्या दिया गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट एग्जिस्टेड ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर, एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वॉज मेड बिफोर एनी कंट्रोवर्सी एज टू सच राइट कस्टम और मैटर हैड अराइजन। मीन्स जब उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार अथवा रूढ़ी अथवा लोक या फिर साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में हो, जिसके अस्तित्व से अगर वह अस्तित्व में होता तो मीन्स कौन अस्तित्व में होता, वह व्यक्ति जिसने वह कथन किया है, तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता। और जब ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ी या फिर बात के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। सिंपल भाषा में अगर कोई ऐसा कथन है जो किसी पब्लिक राइट, कस्टम, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर जनरल इंटरेस्ट के बारे में हो तो वो कथन रिलेवेंट होगा। लेकिन वो कथन तब किया गया होना चाहिए जब उस पब्लिक राइट के बारे में, कस्टम के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में या फिर जनरल इंटरेस्ट के बारे में कोई विवाद उत्पन्न न हुआ हो। अगर ऐसे किसी राइट के बारे में, कस्टम के बारे में या इंटरेस्ट के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसके बाद अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट किया जाता है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट ऐसे किसी राइट के बारे में, कस्टम के बारे में या फिर इंटरेस्ट के बारे में विवाद उत्पन्न होने से पहले किया गया है तो वो स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट होगा, अगर वह स्टेटमेंट सेक्शन 32 के सबसेक्शन 4 के अनुसार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे। इसमें क्या दिया गया है कि अ स्टेटमेंट मेड बाई अ डिसीज्ड हेडमैन ऑफ द विलेज दैट द रोड वाज पब्लिक इज अ रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स अगर ऐसा प्रश्न होता है कि जो रोड है वो पब्लिक रोड है कि नहीं है, तो ऐसे में उस गांव के किसी मृत हेडमैन द्वारा किया गया स्टेटमेंट कि वह रोड जो है वो पब्लिक रोड है, रिलेवेंट फैक्ट होगा। फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। मीन्स अगर वह स्टेटमेंट नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स में आगे क्या दिया गया है कि when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised। means जब वह कथन ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या फिर दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में हो, तो जिन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या फिर दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जाने के पहले किया गया था, तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो रिलेवेंट होगा। मतलब जब वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन पर आधारित
किसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में हो, तो ऐसे नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जिस व्यक्ति को उस नातेदारी के बारे में जानने का कोई विशेष साधन था, रिलेवेंट होगा। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा किया गया स्टेटमेंट तब रिलेवेंट होगा जब वह स्टेटमेंट ऐसे किसी नातेदारी के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने से पहले किया गया था। अगर वह स्टेटमेंट उस नातेदारी के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हुआ उसके बाद किया जाता है तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वह स्टेटमेंट तब किया गया था जब उस नातेदारी के बारे में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जो है वो रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो देखते हैं कि उस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड। मीन्स ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि ए और बी की शादी कब हुई थी। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि एन एंट्री इन अ मेमोरेंडम बुक बाय सी द डिसीज्ड फादर ऑफ बी ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज विथ ए ऑन अ गिवन डेट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो अगर ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि ए और बी की शादी कब हुई थी, तो ऐसे में बी के मृत फादर सी द्वारा उनकी एक याददाश्त पुस्तक में लिखा हुआ स्टेटमेंट कि उनकी बेटी ए का विवाह बी के साथ अमुक डेट को हुआ था, ये रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। मीन्स अगर ऐसा स्टेटमेंट कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या फिर विलेख में किया गया हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन बिटवीन पर्सन्स डिसीज्ड and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised। तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि जब वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या फिर दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में हो और उस कुटुंब की बातों से जिसका वह मृत व्यक्ति अंग था संबंधी किसी विल या फिर विलेख में या फिर किसी कुटुंब वंशावली में या फिर किसी समाधि प्रस्तर पर या फिर कुटुंब चित्र में या फिर अन्य चीज़ों पर जिन पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पहले किया गया था। सो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि अगर वह कथन किसी मृत व्यक्ति का किसी फैमिली से कोई संबंध है कि नहीं है, अगर इसके बारे में है, तो वह मृत व्यक्ति जिस फैमिली का अंग था उस फैमिली की फैमिली फ़ोटो में अगर उसका कोई फ़ोटो है या फिर उस फैमिली के किसी विल में या किसी विलेख में उस व्यक्ति के बारे में कुछ मेंशन है, या फिर समाधि पे जो पत्थर लगाए जाते हैं उसमें कुछ अगर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, या फिर किसी दूसरी चीज़ पे जिस पे ऐसी चीज़ें प्रायः लिखी जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जो फैमिली फ़ोटो है या फिर उस विल में या फिर उस विलेख में किया गया कथन रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो देखते हैं उस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ए। तो इसमें क्या दिया गया है कि अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड फादर टू अ फ्रेंड अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ एज ऑन अ गिवन डे इज अ रिलेवेंट फैक्ट। तो अगर ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क का जन्म कब हुआ था, तो इसमें क के मृत फादर द्वारा उनके दोस्त को लिखा हुआ पत्र जिसमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया था कि क की जन्म तारीख अमुक है, ये फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और इन द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए। मीन्स अगर वह कथन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 13 के क्लॉज ए में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजैक्शन एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए। सो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या किसी अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है और जो किसी संव्यवहार से संबंधित है, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 13 के क्लॉज ए में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या फिर अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट हो जो किसी संव्यवहार से संबंधित हो, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 13 के क्लॉज ए में दिया गया है। फ्रेंड्स, हम अगली परिस्थिति देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि और इज मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। मीन्स वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और प्रश्नगत बातों से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता हो।
सो फ्रेंड्स देखते इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स और इम्प्रेशन ऑन देयर पार्ट्स रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। मीन्स जब वो कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता हो। मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जो है वो कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और वो जो स्टेटमेंट है उन व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स है, उनकी जो धारणाएं हैं उसको व्यक्त करता हो। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? रिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स इसको हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझते हैं, तो देखते हैं कि उस इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि A should be for a libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libelous character. The remark of a crowd of spectators on these points may be proved. तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि A जो है B के अगेंस्ट अपमान लेख के लिए सूट दाखिल करता है और वो अपमान लेख दुकान की खिड़की पे व्यंग्य चित्र बनाकर किया गया है। तो इसमें ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि जो व्यंग्य चित्र है वो जिसका व्यंग्य चित्र बनाया गया है उससे सिमिलर है और वो जो व्यंग्य चित्र है वो लाइबलस कैरेक्टर का है कि नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को साबित करने के लिए कि वह जो व्यंग्य चित्र है वह जिसका व्यंग्य चित्र बनाया गया है उससे सिमिलर है कि नहीं है या फिर वह लाइबलस कैरेक्टर का है कि नहीं है, इन सब बातों को साबित करने के लिए वहाँ जो भीड़ जुटी थी, वहाँ जो दर्शक जुटे थे, उनकी जो टिप्पणियाँ हैं वो व्यंग्य चित्र देखने के बाद उन टिप्पणियों को साबित किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के अनुसार अगर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट चाहे वो मौखिक रूप में किया गया हो चाहे लिखित रूप में किया गया हो, अगर वह स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो मर गया हो या फिर जो मिल नहीं रहा हो या फिर जो कोर्ट में आके गवाही देने में असमर्थ हो या फिर जिसने वह स्टेटमेंट किया है उसे अगर कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर उसको कोर्ट में गवाही के लिए बुलाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जो कि उस केस की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट को अनुचित लगता हो, तो वह स्टेटमेंट अपने आप सुसंगत हो जाएगा अगर वह स्टेटमेंट इन 8 परिस्थितियों में किया गया हो। ठीक है, मीन्स अगर वह स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मर गया है या फिर जो मिल नहीं रहा है या फिर जिसे कोर्ट में गवाही के लिए लाया नहीं जा सकता या फिर अगर उसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा उनके मृत्यु के बारे में किया गया कथन है तो वो भी रिलेवेंट होगा। मीन्स अगर वह कथन उनकी मृत्यु के कारण से संबंधित हो या फिर वह कथन कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो या फिर जिसने वह कथन किया है वह कथन उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध हो या फिर पब्लिक राइट और कस्टम के बारे में कोई ओपिनियन हो या फिर नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित हो या फिर कौटुंबिक बातों में विल या विलेख में किया गया स्टेटमेंट हो या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 13 के क्लॉज ए में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया कथन हो या फिर कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन हो जो प्रसंगत बात से सुसंगत उनकी भावनाएं अभिव्यक्त करता हो, तो वह स्टेटमेंट जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के अनुसार ये 4 प्रकार के पर्सन हैं जिनको कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया नहीं जा सकता और जिनका प्रीवियस स्टेटमेंट कोर्ट में साबित किया जा सकता है। ये कौन कौन से पर्सन हैं? पर्सन्स हु आर डेड मीन्स जो मर चुके हैं, या फिर पर्सन्स कैन नॉट बी फाउंड या फिर ऐसे व्यक्ति जो मिल नहीं रहे हैं, और थर्ड क्या है कि पर्सन्स हु हैव बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या फिर ऐसे व्यक्ति जो गवाही देने में असमर्थ हो गए हैं। ठीक है, और चौथा क्या है कि हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले एंड एक्सपेंसेस या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका कोर्ट में अटेंडेंस बिना बहुत ज़्यादा खर्चे के या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाए हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीन्स उनकी कोर्ट में अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों को कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता और इनका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है मीन्स इन्होंने पहले से अगर कोई स्टेटमेंट किया है तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट में बिना इनके बुलाया ही साबित किया जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।